अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मेरा नाम अकरम खान है। मैं अनीस हुसैन में कोर्स कोऑर्डिनेटर और करियर काउंसलर की जिम्मेदारियां निभा रहा हूँ पिछले कई सालों से। बेटा, आज की इस वीडियो का मकसद एनडी यूनिवर्सिटी के फॉर्म फिल करने के तरीक़ेकार को समझाना है। आम तौर पे बच्चे फॉर्म खुद फिल करते हैं, लेकिन मैं हर साल ये गाइडलाइन इसलिए देता हूँ बेटा, क्योंकि जब फॉर्म में गलती हो जाती है तो फिर बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है और वो चीजें करेक्ट नहीं हो पाती जो वो गलती करते हैं, और वो हमसे भी जब पूछते हैं तो हमारे पास भी उसका कोई जवाब नहीं होता। हमेशा जो फॉर्म है उसको कंप्लीटली स्टडी करके फिल करना चाहिए। ये स्टडी मैं खुद करता हूँ। बहुत सारी चीजें जो मुझे समझ नहीं आती जाके यूनिवर्सिटी में जो ऑफिशियल्स हैं उनसे डिस्कस करता हूँ और फिर ये वीडियो बनाता हूँ ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। तो बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा बेटा। जैसे कि आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि एनडी यूनिवर्सिटी के फॉर्म को फिल करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उसकी बेसिक वजह यह है कि एनडी यूनिवर्सिटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेती है और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में मुख्तलिफ डेट्स बच्चों को दी जाती है। ये जो टेस्ट होता है ये एनडी यूनिवर्सिटी में मौजूद हर डिपार्टमेंट की जो कंप्यूटर लैब्स हैं उनमें होता है। अब जाहिर सी बात है, जितने इनके पास पीसी अवेलेबल है एक टाइम पर उतने ही बच्चों को बुलाया जाएगा, और अगर उससे एक्सीड होते हैं बच्चे, नंबर ऑफ कंप्यूटर जितने अवेलेबल हैं, तो फिर दूसरा टाइम उनको दिया जाएगा। तो आमतौर पे रोजाना 2 शिफ्ट्स होती हैं और एक दिन में 2 शिफ्ट के बाद भी जब बच्चे और ज्यादा होते हैं तो फिर दूसरे दिन का, तीसरे दिन का, चौथे दिन का टाइम उनको दिया जाता है। इसी वजह से एनडी यूनिवर्सिटी के टेस्ट डेट कोई एक नहीं होती, बल्कि 3-4 दिनों का की ये डेट देते हैं कि अगर पहले दिन स्लॉट्स फिल हो गए तो दूसरे दिन की डेट दी जाएगी, दूसरे दिन की स्लॉट फिल हो गए तो तीसरे दिन, एंड सो ऑन। तो अगर आप जितनी जल्दी फॉर्म भरते हैं बेटा तो होता क्या है कि आपको जल्दी डेट मिल जाती है, और जब जल्दी डेट मिल जाती है तो आपको यूं समझिए कि सबसे पहले जाना पड़ जाता है टेस्ट देने। लेकिन अगर आप थोड़ा वेट कर लें और एंड में ये फॉर्म फिल करें तो इसका बेनिफिट ये होता है कि आपको बाद की डेट मिलती है, जिससे आपके पढ़ाई का टाइम 1-2 दिन ज्यादा आपको मिल जाता है। और साथ साथ जो बच्चे जल्दी जाके टेस्ट देके आ रहे होते हैं उनसे कुछ गाइडेंस भी मिल जाती है। टेस्ट के हवाले से कुछ सवालात का भी पता चल जाता है कि किस अंदाज के सवालात आ रहे हैं। इसी वजह से मैंने आपसे कहा था कि आप लोग एनडी यूनिवर्सिटी के फॉर्म को फिल करने में जल्दबाजी मत कीजिएगा। तो अब मैं आपको ये फॉर्म फिल करना सिखाता हूँ बेटा। बिल्कुल बेस से चलते हैं। सबसे पहले आप एनडी को सर्च कर लीजिए। मैंने एनडी लिखा, ये एनडी यूनिवर्सिटी का पेज खुला बेटा। इसमें देखिए, जब एनडी का पेज खुलेगा ना, मेन पेज, इसमें एडमिशंस पर आप जाएंगे और अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस को क्लिक करेंगे। जब आप अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस को क्लिक करते हैं बेटा तो ये पेज आपके सामने खुल जाता है। अच्छा, ये जो पेज है ना, ये पेज में फॉर्म पे जाने से पहले मैं आपको जरा 1-2 चीजें इसमें दिखा दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स। मैं ये आपको इसलिए दिखाना चाह रहा हूं ताकि आपको ये पता चल जाए कि आप जिस बैकग्राउंड के भी हैं उसकी सीट्स एनडी यूनिवर्सिटी में कितनी अवेलेबल हैं। चूंकि एनडी में इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स, मेडिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स, कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स और आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो हर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए डिपार्टमेंट वाइज सीट्स एलोकेट की गई हैं। जितनी सीट्स हैं आप उन्हीं पर कॉम्पीट करते हैं, उन्हीं पर आपका मुकाबला दूसरे बच्चों से होता है।
लेट सपोज अगर सीट्स किसी डिपार्टमेंट में 20 हैं तो वो 20 सीट्स मेरिट की बेसिस पर, एग्रीगेट की बेसिस पर आपको दी जाएंगी, और वो सीट्स जाहिर सी बात है टॉप मेरिट वाले ले लेंगे। अब जो एनएलडी यूनिवर्सिटी है उसका टॉप डिपार्टमेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है या या कंप्यूटर साइंस है, तो होता क्या है कि हर किसी की चाहत होती है उन डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना, लेकिन हर किसी को उसमें एडमिशन यकीनी तौर पे नहीं मिल सकता। एडमिशन उनको मिलेगा उसमें जो टॉप मेरिट पर होंगे या उनका एग्रीगेट टॉप होगा। तो टॉप 20, अगर 20 सीट्स है तो 20 ही जो ना भाई बच्चों को उसमें मिल जाएगी। ये पेज अभी नहीं अपलोड हो रहा है, मैं इसको आपको बाद में इंशाल्लाह दिखा देता हूँ। चलिए तो हम आ जाते हैं डायरेक्ट फॉर्म सबमिशन पे। ये जैसी पेज ओपन होगा फिर मैं इंशाल्लाह ये पेज भी आपको दिखा दूंगा। अप्लाई ऑनलाइन फॉर एडमिशन, अंडर ग्रेजुएट एडमिशन, इसको जरा सा क्लिक कर लेते हैं। तो जब आप अप्लाई, ये जब आपने ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन को क्लिक किया तो ये पेज आपके सामने आ जाएगा। अब ये पेज हमेशा अपने फॉर्म को लॉगिन करने के लिए आप यूज करेंगे, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो पहले आपको अपने आप को साइन अप करना होगा। उसके लिए आप ये साइन अप बटन दबाएंगे। जब आप साइन अप का बटन दबाते हैं तो फिर ये एक इंस्ट्रक्शन आपके पास आ जाती है का पेज। जरा इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर एडमिशन, प्लीज रीड दिस इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म। सबसे पहली और सबसे बड़ी मेजर जो चीज का ख्याल आपने रखना है वो ये कि आप अपना फॉर्म कंप्यूटर, पीसी जिसको कहते हैं डेस्कटॉप, या बहुत ज्यादा हुआ तो लैपटॉप को यूज करते हुए भरिएगा। मोबाइल या टैबलेट्स के थ्रू ये फॉर्म हरगिज मत भरिएगा, ये सपोर्टेड नहीं होते सॉफ्टवेयर्स, मोबाइल को सपोर्ट नहीं करते। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ लिखिए कि आपका नाम और आपके फादर का नाम एज पर योर मैट्रिक मार्कशीट, मैट्रिक सर्टिफिकेट तो अभी आपके पास नहीं है, मैट्रिक की जो मार्कशीट है उसमें जो स्पेलिंग आपने लिखी थी, अब वो गलत थी या वो सही थी, आपको फॉर्म में वही स्पेलिंग लिखनी होगी। अगर वो गलत थी तो आपको उसको पहले सही करवाना चाहिए था, और अगर आपने नहीं सही करवाई तो अब बेटा आपको वही स्पेलिंग को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फॉर्म है इसमें जो स्पेलिंग है वो आपके मैट्रिक से वेरीफाई कराई जाती है, और वो अगर मतलब जो अकॉर्डिंग टू द सर्टिफिकेट ना हो, अकॉर्डिंग टू द मार्कशीट ना हो, तो फिर फॉर्म जो है ना एक्सेप्ट नहीं होता है। आपके आपके फादर दोनों के नेम की स्पेलिंग वही होनी चाहिए, और नाम भी उतना ही होना चाहिए जो मैट्रिक सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है। जैसे मिसाल के तौर पे मेरा नाम है मोहम्मद अकरम खान, अगर मैट्रिक सर्टिफिकेट में सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद अकरम लिखा है तो मुझे मोहम्मद अकरम ही लिखना है। अगर मैट्रिक सर्टिफिकेट में अकरम खान लिखा है तो मुझे सिर्फ अकरम खान ही लिखना है। जो नाम मैट्रिक सर्टिफिकेट में है आपका, आपके फादर का, वही आप मेंशन करेंगे, स्पेलिंग भी वही मेंशन करेंगे। उसके बाद हमें बोर्ड अपना सेलेक्ट करना है, क्योंकि बोर्ड इसलिए सेलेक्ट करना है, मैंने जैसे आपको बताया ना कि मुख्तलिफ बोर्ड्स की मुख्तलिफ सीट्स एलोकेटेड हैं, तो जो आप बोर्ड सेलेक्ट करेंगे उसी हिसाब से आपके पास ऑप्शंस डिपार्टमेंट की खुलेंगे। अ, और उसके बाद क्या कहते हैं, कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। कैटेगरी में आपको समझाता हूँ क्या है। इसके बाद फोटोग्राफ अपलोड करनी है। तो ये इंस्ट्रक्शंस हैं फोटोग्राफ के बारे में, जो इंस्ट्रक्शन है वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ जब फोटोग्राफ अपलोड करने की बारी आएगी। पहले हमने ये सब पढ़ लिया है तो इसको हम टिक कर देते हैं। जब हम इसको टिक करेंगे और प्रोसीड करेंगे तो हमारे पास एक पेज आ जाएगा। इस पेज में हमें क्या कहते हैं, इसको हमें फिल करना है, रजिस्ट्रेशन।
अपना नाम लिखना है। बेहतर है कि जो नाम है वो कैपिटल अल्फाबेट में लिखें, कैप्स लॉक ऑन कर दें, ये बेहतर है। ठीक है। और बस ये बात का ख्याल रखिए, आपका और आपके फादर का नेम और आपकी इनफैक्ट डेट ऑफ बर्थ, ये तीनों चीजें होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मैट्रिक मार्कशीट या मैट्रिक सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट अभी नहीं आता, इसलिए मैट्रिक मार्कशीट में बार बार कह रहा हूँ। आपने अपना ईयर ऑफ बर्थ लिखा, यहाँ पर जो ये रेड पर लिखा हुआ है ना, इसको एज इट इज यहाँ कॉपी करना है। देखिए ये लिखा हुआ है 7 और स्मॉल में लिखा हुआ है जेड। फिर आपने कैप्स लॉक ऑफ करके जेड लिखा स्मॉल में, एमबी स्मॉल में है, तरतीब बार चलना है, टीबी स्मॉल में और एमबी स्मॉल में। ठीक है। ये करके जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे तो आपके पास ईमेल वेरिफिकेशन की भी आ जाएगी। यूजर आईडी एंड पासवर्ड हैज बीन सेंड ऑन योर गिवन ईमेल एड्रेस। अब गिवन ईमेल एड्रेस में इनबॉक्स में भी हो सकती है, स्पैम में, जंक में, प्रमोशंस में, प्रमोशन फोल्डर होता है। तो क्योंकि बाज दफा नई किसी जगह से ईमेल आ रही है तो वो इनबॉक्स के अलावा आगे पीछे भी जा सकती है, तो कहीं ना कहीं वो आप जो ना भाई होगी वो आप जरूर चेक, मतलब ईमेल इनबॉक्स में ना दिखे, दूसरी जगह पे भी चेक कर लें। कोई बच्चा ये कहे कि भाई मेरा ईमेल एड्रेस ही नहीं है, तो भाई ईमेल एड्रेस बना ले। कितना टाइम लगता है? ईमेल एड्रेस करस्पॉन्डेंस के लिए बहुत जरूरी है। ईमेल एड्रेस आपका अपना होना जरूरी है, किसी भाई बहन का ना डालें, अपना डालें। तो इन्होंने लिखा हुआ है ईमेल रिसीविंग में टेक टाइम, इफ यू डू नॉट रिसीव आईडी पासवर्ड विद इन 10 मिनट्स देन ट्राई फॉरगेट पासवर्ड लिंक टू रिट्रीव। अगर ऐसा नहीं हुआ आपको जो ना भाई, आप यानी कि जब आप ये यानी कि फॉरगेट पासवर्ड पे जाएंगे आप, टू रिट्रीव योर पासवर्ड प्लीज गो टू फॉरगेट पासवर्ड, और जो है ना भाई उसको क्लिक करेंगे तो ये फॉरगेट पासवर्ड में ईमेल एड्रेस दोबारा से लिखिएगा और दोबारा से इमेज कोड लिखिएगा और सबमिट कीजिएगा, तो फिर आप जो है ना फिर आ जाएंगे। बहरहाल ये तो उस सूरत में जब आपके पास ईमेल नहीं आई। देखिए मैं ईमेल बॉक्स खोल के दिखा रहा हूँ, इस तरह की ईमेल आएगी, एनडी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन अंडर ग्रेजुएट एडमिशन आपकी ईमेल बॉक्स में। ठीक है। वेलकम टू, ये सारा लिखा हुआ, यहाँ पर यूजर आईडी होगी और यहाँ पर ये पासवर्ड होगा। ठीक है। ये आपने यूजर आईडी पासवर्ड अपने पास, ये मेल भी है, किसी कॉपी में किसी जगह पे लिख कर भी रख लेनी है, ताकि आपको ये याद रहे कि आपका ईमेल यूजर आईडी और पासवर्ड है क्या। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब जब आप ये हो गया तो अब आपने वापस जो है ना भाई अपने इस पेज पे जाना है। ये वाला पेज जो था इस पे वापस चले जाए, अप्लाई ऑनलाइन फॉर एडमिशन, इसको क्लिक करना है। और जब आप क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर यूजर आईडी, देखिए जो आपकी यहाँ पर यूजर आईडी थी ना वो, और जो पासवर्ड था वो यहाँ से उठाना है और यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है। इमेज कोड में वही इमेज कोड जो यहाँ पर था, जो नीचे लिखा हुआ है JE6H8, यहाँ डाल के फिर आपने लॉगिन करना है। तो जैसे ही आप मैं यहाँ से अपना यूजर आईडी उठा रहा हूँ, ये जो ना भाई मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और जाके मैंने इसको अपने इस लॉगिन पेज पे पेस्ट कर दिया।
इसी तरह पासवर्ड जो है ना भाई लॉगिन किया, जो मैंने हुआ था वो पेस्ट किया। और इसी तरह यहाँ पर मैंने अपना ये जो इमेज था, JE6H8, ये लिख लिया। और लिख कर जो है ना मैंने लॉगिन को क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं लॉगिन को क्लिक करूंगा तो मैं आ जाऊंगा इस पेज पे। इस पेज का नाम डैशबोर्ड है। होम होम के उसमें जो ना भाई ये मौजूद है डैशबोर्ड। ठीक है। अच्छा, ये जरा ऊपर की कुछ चीजें मैं आपको समझा दूं। गाइडलाइंस, ये गाइडलाइंस जो ना पहले पेज पर ही दी गई हैं। अम, अच्छा, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की है और फोटोग्राफ की है। मैं जो है ना इस हवाले से जो है ना भाई आपको अ, बताता हूँ थोड़ी देर में। इंस्ट्रक्शन फॉर फोटोग्राफ, डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट। ये डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, चैलेंज डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। अच्छा, यहाँ से जो ना भाई ये चेंज पासवर्ड, अगर आप जो अपना पासवर्ड था वो दोबारा चेंज करना चाहते हैं, अपने हिसाब से रखना चाहते हैं, तो ये चेंज पासवर्ड को जो ना भाई आप क्लिक करेंगे। जो अभी आपका पासवर्ड उन्होंने भेजा था ईमेल पे वो लिखेंगे, और जो आप रखना चाहते हैं वो दो दफा, एक दफा यहाँ और एक दफा यहाँ टाइप करेंगे। और उसी तरह ये जो कोड लिखा हुआ है रेड में वो यहाँ लिखेंगे, और चेंज पासवर्ड को क्लिक कर देंगे तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। ठीक है। और जब आपको लॉग आउट करना है, हमेशा जब भी आप फॉर्म थोड़ा भरें, एक दिन आपने थोड़ा सा भरा, फिर आपने सोचा कि मैं अब जो है ना बाकी फॉर्म कल भरता हूँ या थोड़ी देर बाद भरता हूँ, आप यानी कि थोड़ा थोड़ा करके भर सकते हैं। लेकिन जब भी आप भरेंगे तो उसको फॉर्म को आप लॉग आउट जरूर करेंगे। ठीक है। बहरहाल, ये तो बातें हो गई। अब आइए स्टेप नंबर 1 पे। स्टेप नंबर 1 को क्लिक करते हैं। स्टेप नंबर 1। अच्छा, बाज दफा ग्लिचेस आ जाते हैं बेटा, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आप उस तरह की सिचुएशन में लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन कर लिया करें, तो वो मसला हल हो जाता है। बहरहाल, स्टेप नंबर 1 था ऐड एंड रिमूव बोर्ड और ग्रुप। सबसे पहले आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है। ठीक है। मैंने जैसा बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची सेलेक्ट किया। मुख्तलिफ बोर्ड्स है ना, जैसे कि एक बोर्ड है, सक्खर बोर्ड एक बोर्ड है, लड़काना बोर्ड एक बोर्ड है, मीरपुर खास बोर्ड, मुख्तलिफ बोर्ड्स हैं। तो जो भी बोर्ड है आपका, या जियाउद्दीन बोर्ड है या आगा खान बोर्ड है या फेडरल बोर्ड है, वो आपने सेलेक्ट करना है। फिर आपने अपना ग्रुप सेलेक्ट करना है। प्री मेडिकल है, प्री इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है। और फिर आपका डोमिसाइल कहाँ का है वो सेलेक्ट करना है। तो मैं इसको दिखा देता हूँ किस तरह से ये सिलेक्शन होती है। ये स्टेप नंबर 1 यूं आएगा आपके पास। आपने जब बोर्ड को ये क्लिक करेंगे तो कराची बोर्ड है, हैदराबाद, मिरबुआ, सक्कर, लाड़काना, नवाबशाह। ठीक है। फेडरल बोर्ड वाले बच्चे कराची में पढ़ा हो, कहीं पर भी पढ़ा हो, वो ये वाली इसको जो ना क्लिक करेंगे। और अगर वो बाहर हैं, बाहर ओवरसीज पाकिस्तानी और वहां से ना पढ़ा तो वो इसको क्लिक करेंगे। आगा खान बोर्ड, जियाउद्दीन बोर्ड, ए लेवल्स वाले स्टूडेंट इसको क्लिक करेंगे। और ए लेवल्स के अलावा कोई, जैसे कि आईबी सिस्टम से करते हैं, अमेरिकन सिस्टम से कर रहे हैं, कैनेडियन सिस्टम से कर रहे हैं, तो वो इसको करेंगे। और अगर ए लेवल्स बाहर से किया हुआ है तो इसको करेंगे। कोई और सिस्टम बाहर से पढ़ा हुआ है तो इसको करेंगे। अगर
ये जो बोर्ड्स अवेलेबल है इनके अलावा पंजाब बोर्ड है, केपीके बोर्ड है, बलूचिस्तान बोर्ड है, इनके अलावा कोई बोर्ड है तो वो इसको जो है ना सेलेक्ट करेंगे। और जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं वो इस वाले को, सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन को सेलेक्ट करेंगे। बहरहाल मैंने कराची बोर्ड को सेलेक्ट किया। सबसे पहले अपना बोर्ड सेलेक्ट करें, फिर उसके बाद अपना ग्रुप सेलेक्ट करें। प्री मेडिकल है, प्री इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है। मैंने प्री इंजीनियरिंग सेलेक्ट किया। फिर उसके बाद डोमिसाइल कहाँ का है आपका, सिंध का डोमिसाइल है, बना है या नहीं बना है। बच्चे परेशान हो रहे हैं, वालिदैन परेशान हो रहे हैं कि जो है ना भाई वो डोमिसाइल जो है ना अभी बनानी है। कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ अभी आपको बताना है कि आपका डोमिसाइल कहाँ है। जहाँ का फादर का डोमिसाइल है वहीं पर बच्चे का डोमिसाइल बनेगा। तो आपने सिंध का डोमिसाइल है तो लिख दिया यूनिवर्सिटी इन सिंध। ठीक है। जब आप ये तीन काम करते हैं ना तो आपके पास कैटेगरीज खुल जाती हैं। ये जो कैटेगरीज हैं, इन कैटेगरीज में अ, जो कराची बोर्ड की स्टूडेंट्स हैं, सीट एलोकेशन अभी तक खुली नहीं, वरना मैं आपको यहाँ पर दिखाता। कराची बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, वो R1A कैटेगरी ओपन मेरिट के लिए R1A को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट को देखते हुए आपको डिसाइड करना है कि आपकी ओपन मेरिट की कैटेगरी कौन सी है और सेल्फ फाइनेंस की कैटेगरी कौन सी है। ओपन मेरिट की कैटेगरी प्री इंजीनियरिंग के लिए R1A है, प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के लिए R1A है। ठीक है। अच्छा, R1F जो है वो डिसेबल, अल्लाह ना करे आप में से कोई डिसेबल है तो वो R1A के अलावा अपनी डिसेबल सीट को वाली कैटेगरी को सेलेक्ट कर सकता है। उसका बेनिफिट ये होगा कि अगर उसको ओपन मेरिट की सीट नहीं मिल रही तो डिसेबल की कुछ अलग सीट्स हैं, वो जो है ना भाई उस पर अप्लाई कर सकता है। रिलीजियस माइनॉरिटीज, दूसरे मजहब के जो लोग हैं वो इस कैटेगरी को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये कैटेगरी के लोग पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं, ये इसके लिए सिंध डोमिसाइल होना जरूरी नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है R6। तो वो स्टूडेंट्स जो कराची के मुल्का इलाकों से, मजाफाती इलाकों से ताल्लुक रखते हैं, जैसे गडाप टाउन, किमाड़ी टाउन, बिन कासिम टाउन, उन बच्चों के लिए एक कैटेगरी R1A के अलावा भी है और वो है R6। तो वो बच्चों के लिए शर्त है कि उनके स्कूल की लोकेशन उन इलाकों में हो जो रूरल एरियाज होते हैं, किमाड़ी टाउन जैसे कि वहां पर उनका स्कूल हो, तो वो इस कैटेगरी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर रियल सन डॉटर ऑफ एनएलडी यूनिवर्सिटी टीचर्स, एनएलडी के टीचर्स के बच्चों के लिए सीट्स हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए सीट्स है। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन, कोई आपका जो ना भाई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं तो आप R9 कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। लाहौर से जो ना भाई यूईटी लाहौर से आप रिकमेंड हुए हैं या पेशावर से रिकमेंड हुए हैं तो ये वाली कैटेगरीज हैं। इसके बाद SF जो है कैटेगरीज है वो सेल्फ फाइनेंस की कैटेगरी है। कराची के स्टूडेंट्स जो प्री इंजीनियरिंग या मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस वाले हैं उनकी कैटेगरी SF1A है। ठीक है। और वो जो है ना भाई मतलब SF1A, अगर वो प्री यानी कि सेल्फ फाइनेंस भी सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो क्लिक करेंगे। एक बात मैं बताता जाऊं, अगर आप सेल्फ फाइनेंस को क्लिक करेंगे तो आपको सेल्फ फाइनेंस की 8,25,000 फीस अभी देनी होगी फॉर्म सबमिशन
एक सेकंड, एक सेकंड। तो जो रेगुलर कैटेगरी कराची बोर्ड की R1A सेल्फ फाइनेंस SF1A है, इसके अलावा अब ये बाकी जो कैटेगरीज हैं, अच्छा, सेल्फ फाइनेंस की जो फीस है 8,25,000, ये कोई फी नहीं है, ये बेसिकली सीट को लेने के चार्जेस हैं। और उसके बाद जो फी है हर साल की, फर्स्ट ईयर की भी, सेकंड ईयर की, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर की 90,000 है, या 92,000 है, 1 लाख रुपए, जो भी फीस है साल की, डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग है ना, तो वो आपको हर साल देनी होगी। फिर ये फॉरेन कैंडिडेट्स, अफगान कैंडिडेट्स के हवाले से कैटेगरी है। एनडी के जो ग्रेजुएट्स हैं, प्रोफेशनल इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, डिंशा फैमिली है, और एलिजिया फैमिली है, उनकी ये कुछ नॉमिनेटेड सीट्स हैं। ये जो कैटेगरी है ना, SF11, ये है स्पॉन्सर सीट। 164 सीट्स हैं, जिनमें से आधी 82 जो मुख्तलिफ कंप्यूटर साइंस फील्ड हैं, जिसमें साइबर सिक्योरिटी है, डेटा साइंसेज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, गेमिंग है, ये उनकी सीट्स हैं 82 आधी। और बाकी आधी डिस्ट्रीब्यूटेड है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल, इनमें। तो जैसे अगर रेगुलर कैटेगरी पे लेट सपोज किसी डिपार्टमेंट की 80% पे क्लोजिंग है, तो उसी डिपार्टमेंट की सेल्फ फाइनेंस की क्लोजिंग 2% कम, यानी कि 78 पर आम तौर पे होती है। और उसी डिपार्टमेंट में स्पॉन्सर सीट अगर है, तो उसकी क्लोजिंग और 2% कम, यानी 76 पे होती है। तो सेल्फ फाइनेंस और स्पॉन्सर पे अप्लाई करने का अगर पैसे हैं, फायदा ये है कि आपके चांसेस किसी भी डिपार्टमेंट में एडमिशन के बढ़ जाएंगे एज कंपेयर टू द रेगुलर सीट। तो SF11, तो जो 3 रिकमेंडेड कैटेगरीज है, वो R1A और SF1A और क्या कहते हैं, SF11 है। ठीक है, तो ये करने के बाद आप सबमिट कर दीजिए। एक सेकंड, ये वापस इधर आए, इसको हम दोबारा से कोड डाल देते हैं। 8FK9M, और इसको लॉगिन कर लेते हैं। तो हमारी, जैसे मैंने आपसे बताया, ऐड रिमूव बोर्ड और ग्रुप किया आपने। फिर ये जो ऐड रिमूव कैटेगरीज है, इसका मकसद ये कि अगर कोई कैटेगरी आप ऐड करना चाह रहे हैं, या कोई कैटेगरी आप सबट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, यानी आपने भाई पहले सेल्फ फाइनेंस नहीं डाली है, फिर आपके बाद में जहन में आया नहीं मुझे सेल्फ फाइनेंस भी देनी चाहिए, तो ये स्टेप 2, ऐड रिमूव कैटेगरीज को आप क्लिक करेंगे। और यहाँ पर आपने यहाँ क्लिक किया, क्लिक हियर पे, और जो कैटेगरीज दोबारा खुलेगी, जो कैटेगरी आपने नहीं सेलेक्ट की, वो आप यहाँ पर आके दोबारा से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं करनी तो आप बैक कर दें। तो स्टेप 2 ऐड रिमूव कैटेगरी है। अगर कोई कैटेगरी आप ऐड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए स्टेप 2 है। अब आइए स्टेप नंबर 3, बेसिक इंफॉर्मेशन पे। बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने अपनी पहले से फिल कर ली थी, ताकि आपको मैं ये दिखा सकूं। नाम आपने लिखा, आप नाम और फादर नेम तो और डेट ऑफ बर्थ तो जो इतना पहले ही आपने जब रजिस्टर किया अपने आपको, तो लिख ली थी, वही यहाँ पर आती है। यहाँ पर आपको CNIC, जेंडर पहले सेलेक्ट किया, मेल या फीमेल से जो भी है, यहाँ पर अपना CNIC या बेफॉर्म नंबर अगर आप
का सीएनआईसी नहीं बना है, कोई टेंशन की बात नहीं बेटा। अपने वेब फॉर्म पर जो आपके नाम के आगे लिखा है वो भी आपका आगे चल के सीएनआईसी नंबर ही बनता है, वो आपने लिखा। रिलीजन लिखा बेटा यहाँ पर आपने, आपका प्रेजेंट एड्रेस लिखा, परमानेंट एड्रेस लिखा। प्रेजेंट एड्रेस मौजूदा पते को कहते हैं, जहां अभी आप रह रहे हैं। इसका ताल्लुक सीएनआईसी से या बेफॉर्म से नहीं है। इसमें जहां आप रह रहे हैं बस वो एड्रेस आप डाल दें अभी। और परमानेंट एड्रेस का ताल्लुक आपके सीएनआईसी से है। अगर आपका सीएनआईसी नहीं बना तो आपके फादर के सीएनआईसी से, आपके फादर के सीएनआईसी पे जो परमानेंट एड्रेस लिखा है वही आपको यहाँ पर लिखना होगा। फिर यहाँ पर आपको अपना टेलीफोन नंबर लिखना होगा और 021 के साथ लिखना होगा। अगर आपके पास घर पर टेलीफोन नहीं है तो आप अपने घर का कोई मोबाइल नंबर भी यहाँ पर दे सकते हैं। अच्छा, बीच में डैश वैश मत लगाइएगा, जिस तरह से इन्होंने लिखा है ना उसी तरह से, विदाउट जो ना डैशेस लिखने हैं आपने। यहाँ पर आपको अपना सेल नंबर लिखना है। अ, अगर डिसेबिलिटी कोई है तो यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। फिर उसके बाद इंटर फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन केस सपोर्टेड बाय गार्जियन एंड नॉट फादर। अब अगर किसी की मदर आप सपोर्ट कर रही हैं, किसी के चाचा, किसी के दादा, किसी के नाना, तो फिर उनकी डिटेल्स, उनका नाम, उनका रिलेशन आपके साथ जो है वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। और अगर लेट सपोज है ना भाई फादर ही आपको सपोर्ट करते हैं तो फिर ये दोनों को फिल करने की जरूरत नहीं, इनको छोड़ दीजिएगा। फादर का ऑक्यूपेशन, अब प्राइवेट सर्विस कर रहे हैं, एक गवर्नमेंट सर्विस है, बिजनेस है, रिटायर्ड है, या अदर्स है, जो भी है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नंबर ऑफ डिपेंडेंट, फादर के अलावा आपकी फैमिली में जितने लोग हैं वो सब डिपेंडेंट कहलाते हैं, वो यहाँ पर आएंगे। अगर गार्जियन सपोर्ट करे तो गार्डियन के आपके घर के अफराद और उनके घर के अफराद जो उन जिनको वो सपोर्ट कर रहे हैं वो यहाँ पर आएंगे। उनकी मंथली इनकम यहाँ आएगी, आपके फादर की या गार्जियन की, उनका सीएनआईसी, उनका एड्रेस। अगर फादर का एड्रेस है तो वो तो वही होगा जो आपका है, उनका सेल नंबर, उनका ईमेल एड्रेस और उनका रिलीजन। ठीक है, इसको आपने सब फिल करना है बेटा और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, फोर्थ स्टेप है क्वालिफिकेशन। यहां पर ये जो फोर्थ स्टेप है क्वालिफिकेशन का, इसमें तो यहाँ पर बेटा अपना जो ओ लेवल्स का या आपके मैट्रिक का पासिंग ईयर है, जैसा अगर लेट सपोज आप इस साल अपना सेकंड ईयर दे रहे हो 2024 में, तो ज्यादातर 2022 में आपका मैट्रिक हुआ होगा अगर कोई गैप ना हो तो। लेकिन अगर लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो उसी हिसाब से अपना पासिंग ईयर मैट्रिक का यहाँ पर मेंशन करेंगे। अपने स्कूल का नाम लिखेंगे और ये स्कूल का नाम जो आपकी मैट्रिक की मार्कशीट पे लिखा हुआ है ना, वहां से देख के लिखेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए। आपके जो मार्क्स हैं मैट्रिक में आए हैं या ओ लेवल्स की इक्वलेंसी, ये जो मार्क्स है ये ओ लेवल्स इक्वलेंसी के मार्क्स हैं। ओ लेवल्स के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ओ लेवल्स किया है उनको अपने ग्रेड्स की इक्वलेंसी बनानी होती है आईबीसीसी जाके। तो वो 1100 में से इक्वलेंसी बना के देते हैं ओ लेवल्स की। तो आउट ऑफ या टोटल मार्क्स 1100 आएंगे और यहाँ पर जो मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं इक्वलेंसी में वो यहाँ पर मेंशन करने होंगे। अगर आप में से किसी के पास इक्वलेंसी नहीं बनी हुई है अभी और ये मार्क्स की वजह से वो परेशान हो रहे हैं तो वो मुझे अपने ग्रेड्स लिखकर भेजे, तो मैं इंशाल्लाह उनको उनके मार्क्स ये कैलकुलेट करके बता दूंगा। और बाकी मैट्रिक की टोटल मार्क्स भी 1100 होते हैं और ऑप्टेन मार्क्स जो है वो आप यहाँ लिख रहे होंगे। अगर किसी बोर्ड में 1100 के अलावा टोटल मार्क्स होते हैं तो वो अपने जो भी टोटल मार्क्स हैं, जैसे पहले मैट्रिक के टोटल मार्क्स 850 थे, तो अगर आप में से कोई पुराने मैट्रिक करा हुआ है जिसका गैप आया है तो वो 850 ही लिखेगा और जो ऑप्टेन मार्क्स है वो जितने हैं उतने ही लिखेगा। सॉरी। इसके बाद ये दो, तो देखिए ये वाला साइन इसलिए बना होता है क्योंकि ये तो आपने पहले ही सेलेक्ट कर लिया ना, बोर्ड आपने पहले ही कराची बोर्ड सेलेक्ट कर लिया,
आपका जो ग्रुप है वो प्री इंजीनियरिंग है, ये पहले सेलेक्ट कर लिया, तो इस पे ये कुछ करना नहीं है, बस ये पहले से लिखा हुआ आएगा। बाकी कॉलेज का नाम, आपकी जो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट है उस पे कॉलेज का नाम देखें, और उसी स्पेलिंग से जो ना कॉलेज का नाम यहाँ पर लिखें। अगर आपने अपना इंटरमीडिएट आपका हो चुका है पिछले साल या उससे पिछले साल, तो आप 2023 और अर्लियर को क्लिक करेंगे। और अगर आप अभी इंटरमीडिएट दे रहे हैं अपना, देने वाले हैं, सेकंड ईयर का एग्जाम आपका नहीं है, तो 2024 को आप क्लिक करेंगे। 2024 यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा ऑलरेडी। ठीक है। उसके बाद आप अपने फर्स्ट ईयर के मार्क्स यहाँ पर लिखेंगे। आउट ऑफ 550 जो फर्स्ट ईयर के मार्क्स होते हैं, टोटल मार्क्स 550, और जो मार्क्स है वो यहाँ पर लिखेंगे। अच्छा, अगर लेट सपोज ये जो मार्क्स हैं फर्स्ट ईयर में, वो जैसे कि 50% मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड है। 225 मार्क्स अगर 550 में से आपके हैं या अबव, तो आप ये फॉर्म भर सकते हो, वरना आप नहीं भर सकते। तो अगर आपके 225 मार्क्स या अबव हैं, तो आप ये फॉर्म के लिए एलिजिबल हो, और अगर नहीं है तो फिर ये फॉर्म आप नहीं लिख सकते। अब अगर कोई बच्चा है जिसने स्कूटनी के लिए दिया हुआ है, उसको पूरी उम्मीद है कि वो 225 से ऊपर हो जाएंगे, या जो है ना भाई पहले जो मार्क्स थे अब जो 15% बढ़े हैं उसमें उसके बढ़ गए, तो वो जो नए आगे मार्क्स उसके थ्रू अप्लाई करेगा। पुराने मार्क्स अब डिस्कार्ड हो गए, नए जो मार्क्स 15% बढ़ के आए वो यहाँ पर लिखेगा। और अगर स्कूटनी का रिजल्ट नहीं आया लेकिन उसको उम्मीद है कि स्कूटनी में उसके बढ़ जाएंगे, तो फिर वो ये कर सकता है तो गलत, लेकिन ये कर सकता है कि वो अब एक अंदाजे से 250 से ऊपर कुछ मार्क्स लिख दे। और जो ना भाई ये मार्क्स जब राउंड 2 हो, तो फिर उस वक्त जो ना इसको करेक्ट कर दे जब वो फॉर्म भरे, ताकि स्कूटनी का रिजल्ट उस वक्त तक आ जाए और उसको एग्जैक्ट मार्क्स पता चल जाए। HEC, अच्छा, फिर उसके बाद ये मार्कशीट, यहाँ पर आपका रोल नंबर आ गया। और अब सेकेंड ईयर का तो रोल नंबर अभी आपके पास नहीं है, तो ये वाली जगह आप खाली छोड़ सकते हैं। फर्स्ट ईयर की मार्कशीट पर जो ना टॉप पर जो ना एक नंबर लिखा होता है, वो नंबर यहाँ पर आपने लिखना है। हाफिज कुरान आप हैं तो यस करें, नहीं है तो नो करें। हाफिज कुरान को कुछ एडिशनल मार्क्स मिलते हैं, इसलिए ये पूछा जा रहा है। हैव यू अपीयर्ड इन एडिशनल पेपर ऑफ HSC, आपने जैसा कोई प्री मेडिकल बैकग्राउंड का है, इस साल एडिशनल पेपर दे रहा है मैथ्स का, तो वो यस कर देगा। और अगर नहीं कोई एडिशनल पेपर दिया हुआ तो नो ही करेगा। तो उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देगा बेटा, फिर आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे बेटा। अब ये स्टेप नंबर 5 में आपको डिसिप्लिन चूज करना है। अच्छा, इसका मकसद तो कोई है नहीं खास। बेसिकली जो है ना ये यूँ समझ लीजिए ना भाई, अम, बस ऐसे ही जो है ना आपसे कह दिया गया कि इसको आप फिल कर लें, वरना जो है ना मतलब ये तो मेरिट की बेसिस पर मिलता है। ये डिपार्टमेंट जब आपका मेरिट बन जाएगा, आपका एग्रीगेट बनेगा। एग्रीगेट बनता है 50% टेस्ट से और 50% फर्स्ट ईयर की परसेंटेज से। एग्रीगेट के हिसाब से मेरिट नंबर मिलता है। मेरिट नंबर के हिसाब से आप जाते हैं इंटरव्यू के लिए। तो आप मेरिट नंबर के हिसाब से जाते हैं, तो जो अवेलेबल सीट्स है आपको उन्हीं में से सेलेक्ट करनी होती है। अब आप मेरिट नंबर के हिसाब से जब जा रहे हैं, तो उससे पहले अगर सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस खत्म हो गई, तो जो अवेलेबल सीट्स है फिर आपको उन्हीं में से सेलेक्ट करना होगा, बेशक आपने उसको यहाँ पर 1 पे रखा हो, उससे फर्क तो नहीं पड़ता है। तो चलिए इसको अरेंज करें। ये ड्रैग एंड ड्रॉप है, यानी कि उठाया ये इस तरह से, लेफ्ट क्लिक को दबा के जो भी नाम है उसको उठाए, और जिस पोजीशन पे आप रखना चाहते हैं तो रख ले। तो मैंने सॉफ्टवेयर को नंबर 1 पे कर दिया। फिर उसके बाद मैंने कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
नंबर 2 पे कर दिया। फिर मैंने, बल्कि कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग को मैंने नंबर 2 पे कर दिया। कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग को नंबर 2 पे किया। नंबर 3 पे ही आ गया। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नंबर 4 पे किया। और बल्कि सीएस को पहले कर देते इससे। फिर डेटा साइंसेस के बाद कर दी। फिर गेमिंग एंड एनिमेशन को कर दिया। ठीक है, इस तरह से ये आप अपने हिसाब से पूरा अरेंज करें, और अरेंज करके फिर सेफ एंड इसको नेक्स्ट कर दें। अच्छा, इसके बाद अब सबसे इम्पोर्टेंट मरहला है अपलोड फोटोग्राफ। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फोटोग्राफ की वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। एक बात याद रखिएगा, जब आपने फोटोग्राफ गलत अपलोड की तो वो कह देंगे कि भाई आपकी फोटोग्राफ सही नहीं है, दोबारा अपलोड करें। दोबारा गलत अपलोड की तो फिर वो कह देंगे कि आपकी फोटोग्राफ गलत है, दोबारा अपलोड कर दें। फिर आपने गलत अपलोड की तो फिर वो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे। इस एक तस्वीर की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसीलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट मरहला है। इसकी वजह से एडमिट कार्ड रुक जाते हैं, इसकी वजह से फॉर्म सबमिशन नहीं हो पाती। ये ये जो ना एक वीडियो है, इसको एक दफा अगर आप देख लेंगे तो चीजें जो ना भाई आपको बड़ी अच्छी समझ आएंगी जो इसमें बता रहे हैं। इसको क्लिक किया, इसमें इन्होंने सारी बात जो ना इन्होंने बताई हुई है कि अच्छा, ये देखिए, सबसे पहले कि जो आपकी अ, तस्वीर है ना वो 300 KB से कम होनी चाहिए। 300 KB मैक्सिमम है स्टोरेज साइज उसका। इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। किलोबाइट, 300 किलोबाइट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 300 KB से कम होनी चाहिए। अगर ये ज्यादा है तो उसको कंप्रेस करें, सॉफ्टवेयर आते हैं कंप्रेस करने के। और बेहतर है कि ये जो सारी इसकी रिक्वायरमेंट्स है ना वो उसका प्रिंट आउट निकाल लें या किसी पेज पे लिख लें, और जाके जो है ना भाई तस्वीर वाले को दिखाएं और बोले भाई ये तस्वीर चाहिए। अब दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा है कि जेपीजी या जीआईएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए, तो तस्वीर वाले को बोलेंगे वो खुद ही जेपीजी और जीआईएफ में चेंज करके 300 KB से कम करके दे देगा आपको। जेपीईजी और टीआईएफ फॉर्मेट में नहीं होनी चाहिए। ये पासपोर्ट साइज तस्वीर चाहिए, और इसमें आपका फेस और नेक बिल्कुल विजिबल होना चाहिए। अच्छा। अच्छा, ये जो ना भाई 6 मंथ से जो ना भाई यूँ समझिए कि भाई ज्यादा पुरानी तस्वीर नहीं चाहिए, रिसेंट होनी चाहिए। और 6 मंथ से पुरानी तो नहीं खिंचवा लें। शुड बी लाइट ब्लू बैकग्राउंड। लाइट ब्लू बैकग्राउंड देख ले ये कैसा है, इस तरह का होना चाहिए। फॉर्मल ड्रेसिंग होनी चाहिए। ये टी शर्ट्स पहन के या सेल्फी या कोई लोगो टी शर्ट पे बना हुआ है, इस तरह की कोई तस्वीर एक्सेप्टेबल, ब्रांड नेम नहीं है लिखा हुआ।
क्लियर शार्प एंड गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी में होनी चाहिए। फुल फेस मस्ट बी विजिबल, फेस पूरा विजिबल होना चाहिए। और ये जो आपकी तस्वीर है ना, ये 70 से 80% इसने जगह घेरी हुई हो। ठीक है। तो ये बातों का जो ना आपने कुछ ख्याल रखना है तस्वीर के हवाले से। ये मतलब आईज बंद भी ना हो, या आईज खुली, मतलब इस तरह खुली भी हो, बंद ना हो। और बिल्कुल जो नेचुरल स्किन टोन है वही आना चाहिए। कोई इस पे जो आजकल वो लगते हैं मुख्तलिफ फिल्टर्स लगा के कलर टोन चेंज करते हैं, वो सब चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है। ब्राइटनेस नेचुरल होनी चाहिए और कंट्रास्ट होना चाहिए। जिन वजहों से जो ना आपकी तस्वीर रिजेक्ट हो सकती है वो भी देख लेते हैं। ये देखिए, इनफॉर्मल ड्रेसिंग है, अननेचुरल स्किन टोन है। ठीक है। ये क्रॉप गलत है, इस तरह से बैठ के लिए वही तस्वीर वो जो बता दिए, लाइट ब्लू बैकग्राउंड नहीं है। फोटो विद फेस लेस देन 17-80% ऑफ फोटोग्राफ हाइट। यानी कि ये आप देखिए ना, ये इधर इतना ज्यादा गैप आ गया है यहाँ से यहाँ तक में। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पिछली तस्वीर आपको दिखाई थी, 80% जो है ना भाई आपका तस्वीर होनी चाहिए, यानी आपका फेस और नेक होनी चाहिए। तो ये सारी वजह, ब्राइट कर दिया, ब्लर कर दिया, ग्लासेस ग्लासेस पहन ली, ये सब वजूहत से ना भी तस्वीरें रिजेक्ट हो जाती हैं। ये है असल तस्वीर जिसको आपने मतलब इस तरह की बनानी है। ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो आप देख लीजिए, और इन्हीं रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर आप जो ना भाई सारी रिक्वायरमेंट्स लिख के तस्वीर वाले के पास लेके चले जाएं, और उसको बोले कि भाई ये भाई तस्वीर इस अंदाज में चाहिए। देखिए भाई, सेल्फी नहीं होनी चाहिए, कैजुअल फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, क्रॉप नहीं होनी चाहिए, मतलब इस तरह तिगड़ा बैठ के ब्लर होके हेड या ग्लासेस के साथ वो इस टाइम लगा, वो नहीं होनी चाहिए। ये होनी चाहिए। और ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए, 300 KB से कम होनी चाहिए, जेपीजी जीआईएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए, और 80% कवर होनी चाहिए, और आइस ओपन होनी चाहिए। ये सारी चीजें जो ना भाई का आपने ख्याल रखना है। तो जैसे तस्वीर की पूरी बात मैंने आपको बताई बेटा। तस्वीर अ, वाले के पास जाएं, सारी रिक्वायरमेंट्स दिखाएं, क्योंकि आप शायद आगे पीछे करें लेकिन तस्वीर वाले को सारी बातें पता है। और उसको बोले ये इस तरह की तस्वीर, पासपोर्ट साइज, 300 KB से कम, जेपीजी फॉर्मेट, लाइट ब्लू बैकग्राउंड। ठीक है। 70 से 80% तस्वीर ये फोटोग्राफ में आपका फेस और नेक हो। ये सारी बातें उसको बता के उससे तस्वीर बनवाएं, और यूएसबी में ले और लाके कंप्यूटर में सेव कर लें। तो जो उससे जहां पर सेव किए वहां से उठा ले। जैसे मैं ब्राउज करता हूँ, मैंने देखी यहाँ पर अपने पास डेस्कटॉप पे सेव की हुई थी, मैंने ये तस्वीर उठा ली, क्लिक कर दी। तो ये बाज दफा ग्लिचेस आ जाते हैं बेटा। बहरहाल ये ब्राउज को दबाए दोबारा से। तो अब ये मैंने तस्वीर, ये तो इनकी तस्वीर को ही मैं अपलोड कर रहा हूँ। आप अपनी करिएगा, आप ये वाली तस्वीर अपलोड नहीं कीजिएगा। ये जो ना भाई आपने ब्राउज करके इसको क्लिक कर दिया और यहाँ पर अपलोड का बटन दबा दिया।
तो अब आप जो है ना जरा से इसको व्यू कर लें पिक्चर को, कि आपकी पिक्चर जो है ना भाई इसी तरह से है या नहीं है। तो हम भाई हमारी पिक्चर सही तरह से देखिए अपलोड हो चुकी है। अब हम जो है ना भाई इसको सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। वापस से हम इस पेज पे आ गए। अब हमारे लास्ट जो है ना भाई सेकंड सेकंड लास्ट स्टेप है फी वाउचर, जो कि फी जाके हमें सबमिट करनी होगी। इसको क्लिक किया। अच्छा, अब देखिए अगर आप सिर्फ और सिर्फ रेगुलर स्कीम सेलेक्ट करेंगे ना, तो 4,700 रुपये आपकी जो है ना भाई फीस होगी। लेकिन अगर आप सेल्फ फाइनेंस की करेंगे तो 8,25,000 प्लस 4,700 आपकी फीस होगी। अगर आप स्पॉन्सर की करेंगे या सेल्फ फाइनेंस प्लस स्पॉन्सर करेंगे तो आपकी 10,25,000 प्लस 4,700 होगी। और वो फीस अभी आपको ड्यू डेट जो है 30th, उससे पहले पहले सबमिट करनी होगी। तो ये जो है ना भाई दो बैंक में जो है ना जाके फीस सबमिट कर सकते हैं, नेशनल बैंक में और अभी मेट्रोपॉलिटन बैंक में। अच्छा, इसकी जो ब्रांचेस है उसकी लिस्ट यहाँ पर दी हुई है, क्लिक करके आप दे सकते हैं। लेकिन सबसे आसान तरीकेकार ये है कि एनडी में ये दोनों ब्रांचेस मौजूद है, नेशनल बैंक की भी, अभी मेट्रोपॉलिटन। सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीकेकार ये है कि वहां आप चले जाए, वहां जाके आप ये फीस सबमिट करा दें वाउचर निकाल के। और एक बात बिल्कुल जहन नशीन कर लें, कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मत कीजिएगा। या ट्रांसफर कर देते हैं फीस या इस तरह से ना, ये बिल्कुल भी मत कीजिएगा। वाउचर निकाल के फीस बैंक में ले आके के सबमिट कीजिएगा। प्रोसीड किया आपने, तो प्रोसीड करने के बाद आपके पास देखिए ये आ गया। इसमें आपकी फीस लिखी हुई है। मैंने जैसे आपको बताया ना, अगर आप सेल्फ फाइनेंस और स्पॉन्सर सेलेक्ट करेंगे तो वो फीस भी साथ ऐड होके आएगी। और अब आप जो है ना भाई यहाँ से जो है ना भाई अपना जो ट्रांजैक्शन स्लिप है वो निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर आप पे ऑर्डर या जाहिर सी बात है, अगर 10,25,000 स्पॉन्सर की आप फीस जमा करा रहे हैं तो वो इतना बड़ा कैश लेके जाना मुश्किल है। आप पे ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट भी बना सकते हैं, लेकिन आप बनाएंगे डायरेक्टर फाइनेंस एनडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कराची के नाम पे। ठीक है। और जो ना भाई वो जो डिमांड ड्राफ्ट या पे ऑर्डर आपने बनाया इनके नाम पे, और ट्रांजैक्शन स्लिप निकाली, और ट्रांजैक्शन स्लिप और वो पे ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट या कैश लेकर आप नेशनल बैंक और या अभी मेट्रोपॉलिटन बैंक में चले गए, और वहां जाके जो ना भाई ये आपने सबमिट कर दिया। ये ट्रांजैक्शन स्लिप है। ये ट्रांजैक्शन स्लिप जो ना अभी जैसी आती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अ, मैं जरा सा एक चीज आपको बीच पे दिखा रहा था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स। अगर ये खुल जाए तो पहले मैं ये दिखा देता हूँ आपको। अच्छा, देखिए ये फी वाउचर आ गया है। इसको जो है ना भाई आपने इसका प्रिंट आउट निकालना है। एक बात याद रखिएगा, 30 तारीख लास्ट डेट है। 30 तारीख ये आप जो है ना भाई ये इसका प्रिंट आउट निकालेंगे, लाके जो है ना ले जाके नेशनल बैंक में या अभी मेट्रोपॉलिटन बैंक में सबमिट करेंगे। अ, ये कैंडिडेट कॉपी है जो आपको वापस कर दी जाएगी, पहला वाला हिस्सा। और बाकी जो है ना भाई बैंक कॉपी वो रख लेंगे, ये दो हिस्से आपको दे देंगे। ये वाला हिस्सा जो है ना जो दरमियानी हिस्सा है, ये आपको जो है ना भाई देना होगा जब आपका एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा ना तब उनको। और ये आप पहला वाला हिस्सा अपने पास रखना होगा। बहरहाल इसका प्रिंट आउट निकालें। कंट्रोल पी दबा के इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। ये प्रिंट दबा के इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। ठीक है।
जब प्रिंट आउट निकल जाए तो बस पैसों समेत, या अगर जो है ना भाई पे ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट बना के लेके जाना चाहते हो उसके साथ आप हबी मेट्रोपॉलिटन या नेशनल बैंक में जाएं और इसको सबमिट करा दीजिए, प्रिंट कर लें इसको, तो आपके पास की प्रिंट आउट आ जाएगा। ये तो ये जो ना भाई फी वाउचर जो ना भाई जाके सबमिट करने का तरीकेकार है। इसको कहीं अपलोड नहीं करना है। 3-4 दिन बाद उन तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है कि भाई फला स्टूडेंट ने जिसके फादर का नाम ये है, CNIC ये फीस अपनी सबमिट कर दी है, बैंक से इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच जाती है, आपको कहीं नहीं अपलोड करनी। ये दोनों हिस्से संभाल के रखने हैं। ये वाला हिस्सा एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको सबमिट कराना होगा और ये वाला हिस्सा अपने पास ही रखना होगा। तो ये था अ, आपका ई वाउचर का तरीकेकार। अब उसके बाद जो है ना भाई, यहाँ तक जब आप काम पहुंच गए तो अब आप वापस से होम पे आएंगे और ये सारे आपके कुछ स्टेप्स हो चुके। एडमिट कार्ड आप आखिरी स्टेप है। ये एडमिट कार्ड अभी हम क्लिक करेंगे ना तो अभी यहाँ कुछ भी नहीं आएगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि ना भाई योर डॉक्यूमेंट अपलोडेड डॉक्यूमेंट फोटोग्राफ स्टेटस इज। अब ये 1-2 दिन बाद जो है ना भाई फोटोग्राफ चेक होगी। अगर वो जो है ना भाई सही है तो करेक्ट के नीचे आ जाएगा, हाँ करेक्ट है। और नहीं है तो फिर वो जो भी कमेंट्स है वो यहाँ पर आ जाएंगे और आप यहाँ से डाउनलोड। अभी देखिए यहाँ पर नहीं आ रहा है ना। फिर ये जब जो ना भाई फोटोग्राफ चेक हो जाएगी तो डाउनलोड और उनको फीस रिसीव हो जाएगी। डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स एडमिट कार्ड पे जाके आप अपना एडमिट कार्ड क्या कहते हैं निकाल सकते हैं। तो बस मतलब जैसी आपकी पिक्चर वेरीफाई हो जाएगी और आपकी जो अमाउंट है वो उनको रिसीव हो जाएगी, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। आम तौर पे हफ्ता से 10 दिन 15 दिन तक लग जाते हैं, यहाँ पर इन्होंने 15 डेज लगा एडमिट कार्ड आने में। तो आप रोजाना चेक करते रहिएगा, आपका एडमिट कार्ड आ जाए आप डाउनलोड एडमिट कार्ड को क्लिक कीजिएगा और उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। वो प्रिंट आउट को जो है ना भाई अपने पास सेव करके रख लीजिएगा। वही प्रिंट आउट आपको जो है ना भाई लेके जाना होगा एट द टाइम ऑफ टेस्ट। तो ये था पूरा प्रोसेस आपके यानी कि फॉर्म को सबमिट करने का। और जो है ना भाई, हाँ, अब जो एक चीज छोटी सी थी वो सीट डिस्ट्रीब्यूशन थी। सीट डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको दिखा रहा था, वो मैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, तो अ, ये सीट डिस्ट्रीब्यूशन जरा सा मैं आपको दिखा दूं। इसमें जो है ना देखिए ये है सीट डिस्ट्रीब्यूशन। अब कैटेगरी यहाँ पर लिखी हुई है, कैटेगरी ये जो R1A है ना ये कैटेगरी कहलाती है। ठीक है, हर बोर्ड के लिए एक अलग कैटेगरी है, आपने वो याद रखनी है। जैसे जो कराची के स्टूडेंट्स, आप जरा से ये पढ़िए क्या लिखा है, HSC प्री इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस फ्रॉम बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची। यानी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स या कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स की सीट्स टोटल कितनी है भाई, 1415। और इस कैटेगरी इनकी कैटेगरी का क्या नाम है, R1 है। सही। अच्छा, ऊपर जो लिखे हुए ना वो डिपार्टमेंट्स है। सीई, मैं आपको दिखाता हूँ सीई का क्या मतलब है। सीई है सिविल इंजीनियरिंग, यहाँ क्या लिखा हुआ है, सीई सिविल इंजीनियरिंग। सीई के आगे यूई लिखा हुआ है तो वो अर्बन इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन इन अर्बन। और सीएन लिखा हुआ है तो वो कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग है। तो जब आपने यहाँ देखा तो सीई की 105 सीटें, सीईयूई की 49 सीट्स है, पीई पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है, सीई कंस्ट्रक्शन जो है ना 25 है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 135 है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की 42 है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग की है। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स जो ऊपर लिखे हुए हैं ना उनकी एब्रीविएशन ये रही।
वो आप यहाँ से देख के जो है ना भाई देख सकते हैं कि ना भाई कौन सा डिपार्टमेंट, यानी कि टीसी कौन सा है, ईएम कौन सा है, एफडी कौन सा है, तो आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखिए कौन से हैं भाई, प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स की सीट्स है। अच्छा भाई, प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स की सीट्स जो है ना, एचईसी ने कहा था इंजीनियरिंग फील्ड्स में भी प्री मेडिकल स्टूडेंट्स जा सकते हैं, एचईसी ने कहा, लेकिन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने इसका अप्रूवल नहीं दिया। तो यहाँ उन्होंने कुछ इंजीनियरिंग प्रोग्राम में भी सीट्स दी हैं मेडिकल के स्टूडेंट्स को, जैसे टी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, जैसे ई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2 सीट है प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन जरा सा आगे आके एक बात देख ले, उसमें उन्होंने क्या लिखा हुआ है, सीट्स एलोकेटेड इन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स फॉर प्री मेडिकल ग्रुप। इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स, ये सारे इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स है ना, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स है। जो बीएस प्रोग्राम है ना, वो इंजीनियरिंग प्रोग्राम नहीं कहलाते। उसमें तो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स जा सकते हैं, कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो फील्ड्स है, अर्बन, सॉरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंसेस, साइबर सिक्योरिटी, गेमिंग, ये इनमें जा सकती है, लेकिन इसमें नहीं जा सकती इंजीनियरिंग में। तो इंजीनियरिंग में जाना अगर है तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को अप्रूव कर रहा हूँ, तो इन्होंने ये लिखा भाई पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल अप्रूव करेगा तो ये सीट्स मेडिकल वालों को मिलेगी, वरना ये सीट्स वापस इंजीनियरिंग में चली जाएंगी। ठीक है। तो फिर इसके अलावा और सीट्स किस किस की है भाई देख ले। कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स की है, आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स की हैं। सीट्स की आप तादाद भी देखते जाइएगा। ये जो जो ना डिप्लोमा करके आते हैं उनकी सीट्स है, डिसेबल सीट्स है। हर डिपार्टमेंट में, हर डिपार्टमेंट में, कुछ डिपार्टमेंट में कुछ कुछ सीट्स हैं डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए। रिलीजियस माइनॉरिटीज, जो दूसरे मजाहब से ताल्लुक रखने वाले स्टूडेंट्स हैं, पूरे पाकिस्तान से ये तो अप्लाई कर सकते हैं। ये डिसेबल स्टूडेंट सिर्फ सिंध के होने चाहिए, सिंध डोमिसाइल वाले, लेकिन रिलीजियस माइनॉरिटीज पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद ये हैदराबाद बोर्ड, मीरपुर खास बोर्ड, सक्खर, लाड़काना, नवाबशाह, उनकी कैटेगरीज वो यहाँ पर देखते चले जाए। फिर उसके बाद जो है ना भाई, अगर कोई बच्चा फेडरल बोर्ड से पढ़ा हुआ है तो उसकी कैटेगरी है R3 है। आखान बोर्ड वाले की R3B। आखान बोर्ड का कॉमर्स या आर्ट्स का स्टूडेंट है तो R3C, और अगर मेडिकल का स्टूडेंट है तो R3D। और जाउद्दीन बोर्ड वालों की जो कैटेगरी है वो R3E है। ए लेवल्स की R4 है, ए लेवल्स प्री मेडिकल की R4D, ए लेवल्स कॉमर्स की R4E, और ए लेवल्स आर्ट्स की R4F। अच्छा, ए लेवल्स के अलावा कोई और बोर्ड है, इंटरनेशनल बोर्ड, जैसा आईबी सिस्टम है, कैनेडियन सिस्टम है, अमेरिकन सिस्टम है, तो R4C कैटेगरी है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो R5 है ना, ये कोई भी ऐसा बोर्ड जो कि यानी कि यूं समझ लीजिए कि फेडरल बोर्ड, आखान बोर्ड, जाउद्दीन बोर्ड, और जो कराची, लाड़काना, मीरपुर खास, सक्कर, जो सिंध के बोर्ड है, उनके अलावा किसी बोर्ड से पढ़ा हुआ है बच्चा, तो उसकी सीट्स है R5। ठीक है, लेकिन डोमिसाइल उसका सिंध का होना चाहिए। और ये जो R6 कैटेगरी है वो रूरल एरियाज के लिए है, बता चुका हूँ मैं पहले भी। फिर इसके अलावा टीचर्स की, स्टाफ की, स्पोर्ट्समैन की सीट्स हैं। लिंशॉ फैमिली जिन्होंने एनआईडी बनाया था, एलजे फाउंडेशन जिन्होंने बादराबाद कैंपस बनाया है, यूईटी लाहौर से रिकमेंडेड, यूईटी पेशावर से रिकमेंडेड, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से रिकमेंडेड स्टूडेंट्स की सीट्स है, फाटा की सीट्स है, कश्मीर की सीट है, गिलगित बल्तिस्तान की सीट्स है, इन इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर की सीट्स है, आर्मी की, नेवी की, एयरफोर्स की, रेंजर्स की, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस की सीट्स है, और फॉरेन कैंडिडेट्स की सीट्स है। तो ये सारी रेगुलर सीट्स है जो कि आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसी के आप नीचे जाएंगे, अच्छा ये इसके नीचे आप जाएंगे ना, तो ये सारी कैटेगरीज की एक्सप्लेनेशन है। R1 है, जैसे कैंडिडेट्स हैविंग पास HEC प्री इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस पार्ट 1 एंड 2 एग्जामिनेशन फ्रॉम द बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची। ये पूरी जो है ना भाई उसकी जितनी कैटेगरीज है उसकी तफसीलात उन्होंने यहाँ पर दी हुई है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। और
फिर उसके बाद आइए, ये है सेल्फ फाइनेंस की 8,25,000 वाली जो सीट है ना वो। तो SF1A सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी कराची के स्टूडेंट्स के लिए, प्लीज नहीं, कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सेल्फ फाइनेंस की कैटेगरी का नाम कहते हैं SF1A। 178 स्टूडेंट्स की सीट्स है। फिर मेडिकल के स्टूडेंट्स की 37 सीट्स हैं, इसी तरह ये सारी सेल्फ फाइनेंस की सीट्स हैं। और बिल्कुल एंड पे SF11 जो है ना, ये है स्पॉन्सर सीट्स जिसकी मैं बात करता हूँ, 164 आदि। 82 जो है ना भाई वो कंप्यूटर साइंस में है, और बाकी जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट्स में है। ये आपकी सेल्फ फाइनेंस की सीट्स की एक्सप्लेनेशन है। तो ये जो है ना बेटा, टोटल सीट एलोकेशन जो है ना, वो अगर आप समझ गए किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स है आपके लिए, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा सारे डिसीजंस को लेना। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको वीडियो समझ आई होगी, सारा फॉर्म कैसे सबमिट करना है क्लियर होगा। और फिर भी कोई बात आपको नहीं समझ आई और आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको जो भी आपका प्रॉब्लम है इंडिविजुअल, उस पर रिस्पॉन्ड जरूर करूंगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।